NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो। इसलिए बराबर कहता हूं, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। और चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर है कि बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर, उसके पक्कीकरण को लेकर अब बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। लेकिन इस बीच खबर है कि बाबरी गैंग ने बाबा से पंगा ले लिया है। कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी, तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने की। चाहे वो बाबर हो और चाहे बाबर का जो है वो बाप जो उमर शेख था, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है वो अब बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। কোনো শক্তি নাই, আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে, তাকে এই বাবরি মসজিদ এখানে বাধা দেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, মহান আল্লাহ তাআলা রাজি আছে। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য तो हजारों रिएक्शन के बावजूद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं ये तस्वीरें। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। ये सीमेंट की बोरियां यहां लाई गई थी जिससे नींव रखी गई। तो बाबरी मस्जिद की नींव डालते हुमायूं कबीर को देखा जा सकता है। ये हुमायूं कबीर है जिन्होंने आज की तारीख तय की थी। तो यहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, लेकिन काफी भीड़ जमा की गई थी। आप देख पा रहे हैं जहां नींव स्थल है वहां पर बहुत भीड़ है। और ये भीड़ इसलिए थी क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही ऐलान कर रखा था, उन्होंने चेतावनी जारी कर रखी थी। तो हजारों की भीड़ यहां पर इकट्ठी है। और ये हजारों की भीड़ इसलिए क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, इसलिए संख्या बल दिखाने के लिए यहां पर पहले से हजारों लोगों की भीड़ जमा की गई। लेकिन हम आपको बताएं, हुमायूं कबीर जो कि खुलेआम कह रहा है कि रोक सको तो रोक लो। जरा सुनिएगा क्या कह रहा है, सुनिए। কোনো শক্তি নাই, আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে, তাকে এই বাবরি মসজিদ এখানে বাধা দেয়। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, মহান আল্লাহ তাআলা রাজি আছে। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য আপনারা কোনো রকম তার প্রতি অহিংসা না করে। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुकता, वो काफी दूर तक निकल जाता है। बोलते बोलते भावनाएं ऐसी हैं क्योंकि यहां पर जो कहता है कि ये अयोध्या नहीं है, सबसे बड़ी बात यही उसने कही। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है, तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। तो
तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी जा रही थी बाबरी मस्जिद की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी आंच साफ तौर पर दिखाई दी। तस्वीरें जहां लखनऊ में प्रदर्शन हुआ है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं और वो भी आवाज लगा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कहीं नारा कहीं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हुमायूं कबीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हुमायूं कबीर की बाबरी वाली से योगी आदित्यनाथ से पंगा, सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। पहले मौलाना जर्जिस को यूपी में डर लगने लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। फिर उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव पड़ी और अब हुमायूं कबीर कह रहा है ये यूपी नहीं बंगाल है, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है, तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। बाबरी निर्माण को रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों का जत्था जरूर निकला, लेकिन उन्हें रोक दिया गया सिर्फ इसलिए देश का माहौल खराब ना हो। लेकिन कुछ मौलाना जैसे माहौल खराब करने का ठेका ले चुके हैं, बाबरी विवाद को अयोध्या से जोड़ रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी से पंगा ले रहे हैं। तो इस बाबरी को क्या समझा जाए? क्या ये बवाल की नींव जैसी है? इसे जरा समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है ये। अयोध्या की तर्ज पर नई बाबरी का निर्माण शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की जगह, जहां आज बाबरी की नींव रखी गई। और इस बाबरी प्रोजेक्ट को पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद साफ है, मस्जिद को 2 साल के अंदर तैयार करना। यही मैसेज उन्होंने दिया है। इसके लिए करीब 600 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है और बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए लगातार फंडिंग हो ही रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का विरोध भी हो रहा है, जो आवाजें आपने सुनी लखनऊ में। हिंदूवादी संगठन को मस्जिद से नहीं बाबरी नाम से दिक्कत है, जिसे हुमायूं कबीर ने धमकी भरे अल्फाज में चेतावनी दी है। क्या बोले हुमायूं, ये देखिए। हुमायूं ने कहा, जो लोग बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, विरोध से हम रुकने वाले नहीं हैं। आगे कहते हैं कि कुछ लोग काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुर्शिदाबाद है, लखनऊ या फिर अयोध्या नहीं। अल्लाह की मदद से काम सुनिश्चित तरीके से शुरू हुआ है। बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने की जरूरत ना करें, यह धमकी भरा जो लहजा है साफ तौर पर नजर आता है। तो यहां पर हुमायूं कबीर जो है अपनी बात खुलकर रख रहे हैं, टूटे फूटे हिंदी में ही सही, लेकिन यह कह रहे हैं ये अयोध्या नहीं है। देखिए, मेरा खुश है, बहुत खुश है, अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया, इतना आदमी इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी। तो ये जो चल रहा है इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंडर है वो किस तरीके से। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। 12 दिसंबर को 2024 को हुमायूं कबीर ने बाबरी का ऐलान किया था, तारीख बताई थी। 25 नवंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के पोस्टर भी लग गए। 3 दिसंबर 2025 की तारीख जब टीएमसी ने एमएलए हुमायूं कबीर से दूरी बना ली। 5 दिसंबर 2025 को कोलकाता हाईकोर्ट ने यहां रोक लगाने से इनकार कर दिया। 6 दिसंबर 2025 की तारीख जब हुमायूं ने बेलडांगा में मस्जिद की नींव रख दी,
चंदा इकट्ठा किया, रिकॉर्ड 11 पेटी कैश और 93 लाख रुपए ऑनलाइन जमा कर लिए। और इसी साल जनवरी में मस्जिद निर्माण की तारीख 11 फरवरी रखी गई। बाबरी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया। पहले ही उन्होंने बताया कि हम कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले 11 फरवरी यानी कि आज बाबरी का निर्माण शुरू हो गया, उसकी नींव कंक्रीट कर दी गई। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है, लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। उन तस्वीरों के जरिए ये और भी स्टैब्लिश हो पाएगा कि आखिर मंशा क्या है, क्या ये चुनावी मंशा है या इसके पीछे कुछ और धार्मिक सच्चाई छिपी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, जहां मजदूर काम में लगे हुए हैं बाबरी निर्माण और ईंटें जोड़ी जा रही हैं, यानी कि बाबरी की नींव तो रखी गई, लेकिन अब उसकी बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है। मुफ्ती आजम हिंद। चलो तो जो मजदूर लगे हुए हैं इस पूरे काम में, उन्हें भी आप देखिए, लोग भी ईंट ढो रहे हैं, मजदूर भी ढो रहे हैं, हाथों हाथ एक दूसरे को, जैसे कार सेवक ने अपनी तरीके से मंदिर निर्माण किया था उसी तरीके की सेवा यहां भी दी जा रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी ने कैसे रफ्तार पकड़ी है। लेकिन तस्वीरें यही खत्म नहीं होती, इसके बाद देखिए बुलडोजर को भी लगाया गया है, यानी कि जो लोग लगे हैं उनकी काम में देरी हो सकता है, लेकिन ये झटपट में काम करेगा, जल्दी काम करेगा, इसलिए मशीनें तक लगा दी गई। लेकिन इसके अलावा हुमायूं कबीर के बाबरी प्रोजेक्ट ने सियासी पारा बढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उबाल लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं अपनी जगह है और यहां पर कयामत उर्दू शब्द है। ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बाबरी प्लान है, कहीं इसके पीछे हिंदू मुसलमान तो नहीं है इरादा। चलिए देखते हैं इसे भी। बाबरी मस्जिद के निर्माण का माहौल ऐसे दौर में बना है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और करीब साल भर बाद यूपी में भी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बाबरी मस्जिद का अयोध्या कनेक्शन काफी अहम हो जाता है। हुमायूं कबीर पुरानी बाबरी की तर्ज पर नई बाबरी बना रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई। अखिलेश यादव यहां पर कूद पड़े हैं। सीएम के बयान पर उन्होंने जवाब दिया है और बाबरी विवाद में अखिलेश ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि जो कयामत का सपना देख रहे हैं वो दिन कभी नहीं आने वाला, ऐसे में सड़गल जाएंगे। साथ ही कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना नहीं है। सीएम योगी के बयान पर राम गोपाल यादव ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी का मुद्दा तो खत्म हो चुका है, तो क्या कोई पागल है जो इस तरह के बयान दे रहा है। यानी बाबरी मस्जिद विवाद बंगाल से यूपी शिफ्ट हो चुका है। तो ये चलिए, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था, अब उस पर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही
ऐसा है कि वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है? इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? अरे कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? चाहे वो बाबर हो और चाहे बाबर का जो है वो बाप जो उमर शेख था, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है वो अब बाबरी मस्जिद इस देश की धरती पे नहीं बन पाएगी। भारत में अब्दुल कलाम की सोच चल सकती है, अब्दुल हमीद और उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान की सोच चल सकती है, ये बाबर की कहाँ चल सकती है? बाबर जो है लुटेरा था, भारत के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला था। ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूं कि नाम पर कोई भी चीज हो वो उचित नहीं है। मस्जिद बने स्वागत है, लेकिन किसी लुटेरे के नाम पर बने ये तो खुद उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करते हैं राष्ट्रगीत की प्राथमिकता देने को लेकर जो आजकल बात हो रही है उस पर, क्योंकि एक आदेश आया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं जो खबर के तौर पर है। लेकिन सवाल इस बोर्ड पर चस्पा है कि वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रीय गीत गाएंगे भाईजान। चलिए क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं, डेवलपमेंट जरा समझिए इन चीजों को लेकर। जो आदेश जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अब वंदे मातरम, यानी कि पहले जनगण मन गाते थे, लेकिन उससे पहले अगर गाएंगे साथ में तो पहले वंदे मातरम को प्राथमिकता देनी होगी। तो केंद्र सरकार का आदेश और रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले वंदे मातरम को सम्मान हमने दिया है आपके साथ, आप तमाम दर्शकों के साथ। लेकिन भाईजान का क्या होगा, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर जो खींच है, जिच है, वो अभी तक कायम थी। जरा सुनिएगा क्या कह रहे थे। हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे, मेरा राइट है। यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मैडम खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। तुष्टीकरण की राजनीति क्या होती है कांग्रेस से सीखें, क्योंकि कांग्रेस भी यहां कूद पड़ी है और कांग्रेस को यह नागवार गुजर रहा है। वंदे मातरम आखिर भाईजानों पर क्यों थोपा जा रहा है, यह भी जरा सुनिएगा। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देश के अंदर संविधान ने हमें अपने धर्म मानने की आजादी दी है। जो मेरे धर्म के अंदर कहा गया है मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा। तो राष्ट्रगीत को लेकर यहां शंका पैदा हो रही है, विरोध हो रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व वंदे मातरम को गुनगुनाता है, उसकी अहमियत समझता है। विश्व फोरम पर जरा वंदे मातरम को देखिए। तो जब वंदे मातरम की धुन बज रही होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो जुड़ाव है, भावनात्मक तरीके से भारत के साथ है। इससे पहले सदन में प्रधानमंत्री को जरा सुनिएगा, वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है, हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी।
ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। तो एक आदेश नहीं बल्कि ये महामंत्र है जिसका उच्चारण आपके भारतीय होने पर आपको गर्व महसूस कराता है। चलिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत अनिवार्य है। स्कूलों में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रगीत के सम्मान में हर किसी को खड़ा होना होगा। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या फिर बजाए जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान। इस दौरान गाने वाले को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। इसके अलावा राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे जो 3 मिनट 10 सेकंड के हैं। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। नई जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक तिरंगा फहराने के वक्त, किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन के वक्त, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, इसके अलावा मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। तो ये एक अहम जानकारी इस पूरे राष्ट्रगीत को लेकर के। सवाल इस बात को लेकर के है कि जो एक आदेश दिया गया, ये बल्कि आदेश नहीं, एक मजबूरी नहीं, बल्कि जिनके अंदर राष्ट्रहित की भावना है उनके लिए बेहद जरूरी है। कुछ और आवाजें आप सुनिए। हम किसी और चीज की अल्लाह के अलावा इबादत नहीं कर सकते। वंदे मातरम को देशभक्ति से क्यों जोड़ा जा रहा है? वंदे मातरम कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है कि आप जो पढ़ेगा वही देशभक्त होगा। विरोध तो अब ये शब्द उनके लिए ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब हर चीज का विरोध करना ही होता है उनको। जो भी सरकार कर रही है वो उसको विरोध उनको करना ही होता है। अरे पूरा हो या आधा हो, वंदे मातरम हमारा इसमें रग रग में है। ये नए नए बने ना कन्वर्ट, तो ये सब ड्रामा चलेगा। देशद्रोही है जो विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। वंदे मातरम की फर्स्ट स्टैंजा विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत। तो इसको हटाने का, इसको चेंज करने का, पूरा गाने का हक देने का, ये इमेज वाला सर्कुलर निकलने का मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी हक नहीं है। ऐतिहासिक कदम। जेनजी क्राउड की आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एचएम साहब ने सुन ली। युवा चाहता था, क्योंकि चुनाव हारने जा रहे हैं, इसीलिए तो विरोध तो होना बड़ा लाजमी है। वंदे मातरम तो कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ। ये हर दूसरे की चीज छीनने की आदत जो है ये गलत है। वंदे मातरम की तो सबसे बड़ी भक्ति कांग्रेस की है। जबरदस्ती ये भावना दिखाना, ये जबरदस्ती ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कि आपको ये करना है, फिर आपको पेट्रियोटिक समझा जाएगा। मेरे ख्याल से आज के इस एरा में इसकी कोई जगह नहीं है। वंदे मातरम पे चर्चा हो चुकी है, इन्होंने भी बहुत गुणगान इसके करे। तो मैं कहूँगी कि ये एक तरह से बिटरनेस है कि इंटाइटलमेंट के बाद बिटरनेस है कि हमारी सरकार, हम कैसे हार सकते हैं। तो भारत सबल है, सुदृढ़ है, एक है, मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की औकात क्या है? मुनीर की औकात टॉयलेट पेपर जितनी, ये हम नहीं कह रहे। आवाजें पाकिस्तान की संसद से आ रही हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बलूचिस्तान में किस तरीके से जो पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई है लगातार जारी है, पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है। जरा देखिएगा इन तस्वीरों को। बलूचिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुनीर की सेना जो है कहर बरपा रही है। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तानी संसद है उसके भीतर क्या चल रहा है? उसके भीतर मानी जा रही है वो बात जो पूरी दुनिया में अब प्रचारित और प्रसारित हो रही है। तो साफ तौर पर इसे औकात में आना ही कहते हैं जो पाकिस्तान की संसद में चल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद धमाके के बाद जो गोलीबारी हुई उसमें किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय पाकिस्तान अपने गिरेबान में अब झांक रहा है, क्योंकि आतंक का पर्याय है, आतंक पालने वाला देश है। इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हुआ था और अब सारी की सारी जो कवायद है वो मुनीर को, शहबाज को दोषी करार दिए जाने से जुड़ी है।
लेकिन फिर एक बार आपको पाकिस्तानी संसद की तरफ लिए चलते हैं। पाकिस्तानी संसद में क्या होता है? साफ तौर पर रक्षा मंत्री कहते हैं कि अभी भी वक्त है मुनीर और शहबाज अपनी गलती मान लें। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि ट्रंप से मुलाकात के बाद और वो जो मिनरल जो कि उनके हाथ में दिया गया था उसे देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो वो कहेंगे अमेरिका मानेगा। लेकिन अमेरिका को समझने में पाकिस्तान एक बड़ी भूल कर बैठा। इसके बाद हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जैसे चापलूसी जो है मुनीर शहबाज की वो काम नहीं आई। पाकिस्तानी संसद में बवाल है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने कैसे झंडे गाड़ दिए हैं। वो भी झंडे हैं आरोप के, जिससे संभलते हुए और बचने की कोशिश मुनीर और शहबाज कर रहे हैं। सुनिए। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। ख्वाजा आसिफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर तुम दोनों की गलती है, तुम लोग बताओ और इस बात को मानो। लेकिन यही नहीं रुकते हैं, अपनी औकात यानी पाकिस्तान की औकात बता रहे हैं कि टॉयलेट पेपर से भी बदतर है। देखा, राष्ट्रपति यूएस के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है वो आए नहीं, आया। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, ख्वाजा आसिफ को समझ में आ रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई, और शहबाज मुनीर जितनी जल्दी समझ पाए उतना अच्छा होगा। रिपोर्ट देखिएगा। मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। जिस ट्रंप की चापलूसी दोनों ने जमकर की, उसी ट्रंप ने पाकिस्तान को औकात बता दी। पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलने की आदत है, लेकिन इस बार की बेइज्जती इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप ने चापलूसी के बावजूद चांटा मारा है। फिर सवाल यह है कि ट्रंप का क्या टॉयलेट पेपर बनकर पाकिस्तान रह गया है? इतना बड़ा लांछन आखिर पाकिस्तान की संसद में। चलिए इसको और समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। जिस अमेरिका की चापलूसी करते पाकिस्तान थक नहीं रहा था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कर दिया खुले तौर पर। पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बिल्कुल लाचार नजर आए। अमेरिका पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का उन्होंने आरोप लगा दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का पोर्ट से लेकर एयर स्पेस तक इस्तेमाल ही किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने फायदे के लिए किया और काम निकल जाने के बाद पाक को टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक दिया। रक्षा मंत्री ने कबूल भी किया कि इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाक संसद में ख्वाजा आसिफ ने कहा अब भी गलती सुधारने का वक्त है, अगर अभी नहीं संभले तो पाकिस्तान की बर्बादी और होने वाली है। ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान की हिंसा का भी जिक्र किया जो वहां पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर के कलह को सुलझाना ही होगा, और रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद शहबाज मुनीर अब टारगेट पर हैं। पाकिस्तानी संसद में विपक्षी नेताओं ने एक सुर में दोनों को चापलूस बताया। हर मोर्चे पर शहबाज और मुनीर की जोड़ी को फेल बताया और यह कहा कि ये दोनों ही जोड़ी जो है ये फेल है, किसी काम के नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मानते हैं कि हमारी औकात क्या है, रक्षा मंत्री मानते हैं कि हमारी औकात क्या है, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ हैं जो इसे बड़ी करीबी से देख रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी को सुनते हैं क्या कहते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि हमने रशियंस को अफगानिस्तान से बाहर ले जाने के लिए जो अमेरिका का साथ दिया वो जिहाद नहीं था, वो हमारी गलती थी। उन्होंने कहा कि आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्थिक क्षेत्र में है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन अमेरिका को हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया। हमने उसको बलूचिस्तान के अंदर रेकोडिक कॉपर और गोल्ड की माइंस दी और अमेरिका ने हमको एक टॉयलेट पेपर से भी बुरी तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब हमारे सामने लंबा समय लगेगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। वैसे मेरा एक सजेशन है पाकिस्तान को कि भाई मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जा।
तो शहबाज और मुनीर चापलूसी करते रहे ट्रंप की, लेकिन फायदा कहां हुआ? फायदा हो गया भारत को। जरा समझते हैं ये दोस्ती जो कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती है, इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए और इस दोस्ती का परिणाम यह हुआ कि टैरिफ बम जिसे कहते थे वो फूटा नहीं बल्कि फुस हो गया। तो पाकिस्तानी मीडिया की अगर देखें तो एक तरफ भारत में 18% टैरिफ किए जाने से खुशी है, पाकिस्तान में बवाल मचा है, वहां की मीडिया कैसी कैसी आवाजें कर रही हैं। लेकिन यहां तो मुलाकातों का दौर जारी था, भारत और यूएस के जो विदेश मंत्री हैं आपस में मिल रहे थे और टैरिफ की एक नई प्लानिंग कर रहे थे। देखिए तो पाकिस्तान की संसद में ही सही, ये तो रक्षा मंत्री ने मान लिया कि गड़बड़ी हो गई, हम चापलूसी करते रह गए, फायदा भारत को मिल गया। ख्वाजा आसिफ ने फिर कुछ कहा है कि बीच में जो ट्रेड डील हुआ सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो है पाकिस्तान को। आखिर ऐसा क्या हो गया? हम तो चापलूसी करते रहे, हमारा नंबर 19 पर ही टिका रहा। कुछ और बातें आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लिए साल 2026 जो है बहुत दर्द देने वाला साबित होने वाला। जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ में डील से पाकिस्तान को झटका लगता है। फरवरी का महीना आता है तो अमेरिका ने अपने फैसले से पाक को चौंका दिया। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ दर घटाने का ऐलान कर दिया और ट्रंप के इसी फैसले ने शहबाज मुनीर को सदमे में डाल दिया है। पाकिस्तान को अमेरिका के टैरिफ से डर लगता था, इसलिए शहबाज मुनीर ने जाकर ट्रंप की चापलूसी की। दिन रात लगे रहे, लेकिन चापलूसी मोदी और ट्रंप की दोस्ती के नीचे कहीं दब गई, क्योंकि पाक पर अब भारत से ज्यादा अमेरिकी टैरिफ है। अमेरिका ने भारत पर 50% से घटाकर टैरिफ को 18% कर दिया, जबकि पाकिस्तान पर अमेरिका का जो टैरिफ है अभी भी 19% है। यानी कंगालिस्तान पर अमेरिका ने मेहरबानी नहीं दिखाई और अमेरिका के इस रवैये की पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा है। पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहा है, जबकि पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब पाक पर से दुनिया का भरोसा ही उठता जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में अपने ही देश की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखिए अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर आपकी भी नजर होगी, क्योंकि जो बॉलीवुड के धुरंधर हैं उन्हें लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। धुरंधर को धमकी देने वाला कौन है? लॉरेंस बिश्नोई, उसका गुट, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं फैले हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए कैसे अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी दी जाती है। लॉरेंस गैंग ने करोड़ों की फिरौती मांगी है, इनसे कहा है रंगदारी देने के लिए, और यह रकम काफी मोटी है। तो धुरंधर के बाद लॉरेंस गैंग हर उसको धमकी दे रहा है जो सलमान खान का करीबी है, यानी कि सलमान के जो साथी हैं, दोस्त हैं या करीबी हैं, उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं एक के बाद एक। नाइस लुक भाई, नाइस लुक, माशाल्लाह भाई आज मूड में। और इससे पहले फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी पर भी उनके आवास पर हमला किया गया था, उनके घर पर हमला किया गया था, गोलियां दागी गई थी। कुछ लोग आए और दनादन गोलियां बरसाकर निकल गए। तो शुरुआत होती है सलमान खान के घर पर हमले से। दो लोग आते हैं, सलमान खान के घर पर फायर करते हैं, गोलियों के निशान दीवार पर पड़े रहते हैं और फायर कर यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम कभी भी सलमान खान पर अटैक कर सकते हैं। तो धमकियों का जो पैटर्न है वो बता रहा है कि ये किस गैंग का काम हो सकता है, लेकिन यहां लॉरेंस के टारगेट पर बॉलीवुड है। बॉलीवुड के वो कलाकार हैं जिनकी नजदीकियां सलमान खान के साथ है, जो बेहद करीबी हैं। लेकिन अल्टीमेटम कहां से मिला ये हम आपको बता रहे हैं। लॉरेंस का टारगेट जरूर बॉलीवुड है, बॉलीवुड के वो अभिनेता हैं, लेकिन अब साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं हम। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर चेताया है कि मुंबई की पुलिस देखते ही ठोक डालेगी अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की। जरा सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है, इसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के लिए दहशत का नाम बन गया है। कभी किसी सितारे के घर पर फायरिंग, कभी जान से मारने की धमकी, किसी से करोड़ों की फिरौती की मांग। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग वाली घटना को 10 दिन भी नहीं बीते, लॉरेंस गैंग ने बॉलीवुड के धुरंधर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी दे दी। व्हाट्सएप से भेजे गए वॉइस नोट में 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। धमकी के बाद रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस हर शख्स पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लॉरेंस गैंग को सख्त चेतावनी दी है। कहा, मुंबई में किसी गैंग को पैर नहीं पसारने देंगे। देवा भाव की पुलिस इनको ठोक देगी। स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। मुंबई पुलिस ढूंढ कर निकालेगी और ठोक देगी, ये देवा भाव ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया, यानी उन्हें चिताया है जो गोलियों की भाषा समझते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें अपडेट है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी दी गई। दावा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने रणवीर सिंह को धमकी दी। व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है और रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपए की एक मोटी रकम मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। रणवीर सिंह ने धमकी की जानकारी मुंबई पुलिस को दी और पुलिस ने बांद्रा स्थित उनके घर की अब सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दिया है। रणवीर अपनी पत्नी दीपिका पदुकोण के साथ उसी घर में रहते हैं और हर आने जाने वालों की अब निगरानी हो रही है। दावा क्या है? दावा है कि रणवीर सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा बढ़ा दी है। घर के बाहर 6 बंदूकधारियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से अब जांच में जुटी है। व्हाट्सएप नंबर चेक किए जा रहे हैं, वॉइस सैंपल की जांच की जा रही है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच दोनों साथ मिलकर अब जांच कर रहे हैं। वॉइस नोट को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। आईपी एड्रेस, वर्चुअल नंबर और लोकेशन की अब पड़ताल हो रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि धमकी असली गैंग के सदस्यों ने दी है या फिर और कोई गैंग का नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दे दिया। कोई भी गैंग हो उसे मुंबई में पैर पसारने नहीं देंगे। मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेगी और ठोक देगी। तो देवा भाव की पुलिस छोड़ेगी नहीं, ठोक देगी। जो बातें आपने सुनी, चलिए देवेंद्र फडणवीस की बात एक बार फिर से सुनिए। खासकर यह बात उन अपराधियों तक पहुंचनी चाहिए जो रकम मांगते हैं, गोलियां चलाते हैं, धमकी देते हैं। जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। तो कानून के शिकंजे में कैद लॉरेंस के गुर्गे चारों तरफ घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अप्रैल 2024 जब सलमान के घर पर फायरिंग होती है, गोलियों के निशान को घेरा बनाती वहां की पुलिस नजर आती है और यहीं से जांच की शुरुआत होती है। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अक्टूबर 2025 कनाडा, जहां पर जो हास्य कलाकार हैं कॉमेडियन कपिल शर्मा के उस रेस्टोरेंट पर धमकी दी जाती है और गोलियां चलाई जाती है। तो ये वही गैंग है जिसने आपसी दुश्मनी में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और ये बता रहा है कि ये गैंग बेतरतीब तरीके से हमले करता है, निशाना बनाता है, रकम मांगता है और जिसने रकम नहीं दी उसे मार डालता है। 1 फरवरी जुहू वाले घर पर फायरिंग होती है। रोहित शेट्टी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमलावर ने कई राउंड गोलियां चलाई। इस मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लॉरेंस गैंग ने रोहित शेट्टी को धमकी दी, हमारे काम के बीच मत आओ, अंजाम बुरा होगा, यह कहा गया।
कपिल शर्मा की बात करें तो कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार गोलियां चली हैं। अक्टूबर 2025 में उनके कैफे पर फायरिंग होती है। 9 जुलाई 7 अगस्त को भी कैफे पर हमले होते हैं। सितंबर 2025 में बरेली वाले घर पर फायरिंग होती है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। दिशा पाटनी के घर की हम बात कर रहे थे, अब सलमान खान के पर आइए। 14 अप्रैल 2024 को घर के बाहर फायरिंग हुई। गोलियों के निशान देखे आपने। गुजरात से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। अब नंबर आता है भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का। पावर स्टार को विश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलती है। दिसंबर 2025 में जान से मारने की उन्हें धमकी दी जाती है। सलमान के साथ काम करने से मना किया जाता कि इनके साथ काम ना करो। लॉरेंस गैंग अब तक 13 सितारों को धमकी दे चुका है और अभी भी वो सलाखों के पीछे, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो आजाद घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर बाबा सिद्दीकी की, जो सलमान खान के बेहद ही करीबी, और इन्हें भी निशाना बनाया जाता है, इन्हें भी लॉरेंस गैंग मार डालता है। तो कुल मिलाकर ये मामला सलमान से नजदीकी से जुड़ा हुआ है। पैसों की बात बाद में आती है। लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये बड़ा इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। उसके गुर्गे देश भर में एक्टिव हैं। चारों तरफ उनका दबदबा है। दावा है कि देश भर में लॉरेंस के 700 से ज्यादा शूटर हैं जो हत्या की धमकी देकर पैसों की उगाही करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम बनना चाहता है। लॉरेंस 19 के दशक में दाऊद अंडरवर्ल्ड में भी एक बड़ा नाम बना था। 90 के दशक की बात करें तो दाऊद इब्राहिम का नाम काफी ऊपर था। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां दाऊद के नाम से कांपती थीं। अब लॉरेंस बिश्नोई भी दाऊद जैसा ही बनना चाहता है, इसलिए बड़े सितारों और डायरेक्टरों को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इससे गैंग का जो डर है लोगों पर और बढ़ता जाता है। लॉरेंस दाऊद जैसा डर बॉलीवुड पर अब बनाना चाहता है। एक के बाद एक फिल्मी सितारों के घरों पर फायरिंग की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। वसूली की घटनाएं उस दौर की याद दिला रही हैं जब फिल्म इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के रहमो करम पर चला करती थी। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब सुनिए अरविंद कुमार जैन, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो क्या कहते हैं लॉरेंस के गुर्गों की इन धमकियों के बारे में। साबरमती जेल में बंद है। इस संबंध में मेरा मानना है कि यदि इन धमकियों के पीछे जो गोली चलाकर धमकी दी गई है रोहित शेट्टी के घर पे, अगर उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ पाया जा रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई को भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर मुंबई पुलिस को पूछताछ कर पूरी इसकी एक कड़ी को जोड़ना चाहिए। यदि उसका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और अन्य गैंगस्टर्स और माफिया उसके पीछे हैं तो सही वर्कआउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार घटनाओं में तेजी आ रही है मुंबई में, ये मुंबई का वो पुराना दौर लौट सकता है जब दाऊद गैंग सक्रिय था। इसलिए अत्यंत कड़ी कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से प्रकरण में अपेक्षित है। और चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो खबर कहीं ना कहीं उस शब्द से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे बजट सत्र में क्या हो रहा है, वो हंगामा, शोर, चिखम चिल्ली के अलावा क्या हो रहा है। राहुल का नॉनसेंस, ये नॉनसेंस शब्द उनकी जुबान से ही निकला है, लेकिन सदन की कार्यवाही कैसे चल रही थी, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद, एक लंबे वक्त के बाद मौका मिला कि खुलकर अब राहुल गांधी बोलेंगे। लेकिन जरा देखिए 3 मुद्राएं, एक तरफ दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हैं, दूसरी ये तस्वीर आप देखिए संसद में, और उसके बाद लोग हंस रहे हैं उनकी इन मुद्राओं पर। ये कुछ वो जूडो का स्टाइल बता रहे हैं और राजनीति में कैसे ग्रिप पकड़ मजबूत की जाती है इसके बारे में राहुल का ये भाषण चल रहा होता है। लेकिन इसके अलावा तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा राहुल और रिजिजू आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि एक शब्द जो है नॉनसेंस, इस पर आपत्ति होती है क्योंकि नॉनसेंस जो शब्द राहुल गांधी की जुबान से निकला वो संसद में प्रयोग नहीं कर सकते, ये असंसदीय भाषा। They're patiently listening, but the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. तो आपने देखा कि राहुल पहले मुद्राएं समझाते हैं, एक नहीं 3-3 मुद्राएं, और ये बताते हैं कि जो पॉलिटिकल ग्रिप है उसे मजबूत रखने के लिए क्या क्या किए जा सकता है। तो तीनों मुद्राएं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन राहुल इसी के लिए जाने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं सदन में क्या हुआ। राहुल गांधी मुश्किल में अब फंसते जा रहे हैं। 11 दिन बाद संसद की कार्यवाही आज ठीक से चली, लेकिन राहुल ने
अपनी पुरानी हरकत दोहरा दी। बजट पर बोलने के बजाय उन्होंने इधर उधर की बातें की, भरमाया, अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल उठाए, मंत्रियों पर हमले किए। ट्रेड डील पर कहा पीएम ने इस डील के जरिए भारत को बेच दिया। अमेरिका के सामने पीएम का यह पूरी तरह से आत्मसमर्पण है, ये राहुल कह रहे हैं। राहुल कहते हैं क्या आपको भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आई? राहुल ने अपने भाषण में जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला। अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ाया उन्होंने भाषण में नॉनसेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने अमेरिका के एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया। मंत्री हरदीप पुरी और अनिल अंबानी पर इल्जाम लगाए। लोकसभा में राहुल की इसी हरकत के बाद सरकार सख्त है। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में उनका विरोध किया और जब बाहर निकले तो दो टूक कहा सरकार एक्शन जरूर लेगी। रिजिजू ने कहा हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर नियम और कानून अपनी तरीके से। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कहा गया इस पर सदन में और सदन में कैसी रिएक्शन आए राहुल के इस बयान पर। We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, राहुल अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सियासतदान क्या कहते हैं वो भी देखिए। We are going to file a notice. हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम हैं। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो उसको नोटिस देना होगा और आरोप को साबित भी करना होगा। गवर्नमेंट इज कंप्लीटली रैटल्ड। सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। राहुल गांधी ने आज क्या गलत किया है? मेरे भाई, किसी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले अगर डिक्शनरी मीनिंग नहीं तो कॉमन सेंस मीनिंग ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है, पर ऑन द वन हैंड यू हैव लीडर्स हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, हु वर्क अराउंड द क्लॉक, and then you have elements of buffoonery. तो सबसे बड़ी बात कि राहुल क्या आदत से मजबूर हैं। चलिए एक तस्वीर और आई, संसद परिसर की तस्वीर है जहां प्रहलाद जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी वक्त राहुल का प्रवेश हो जाता है बिना पूछे और कहते हैं हमसे बात कीजिए। देखिए राहुल इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है तो आखिर ये होता क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको बताएं कि ये जो विशेषाधिकार हनन है ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। सांसदों विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, यानी कि ताकि वो सदन में जनता के जरूरी मुद्दों को उठा पाएं। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं, इसकी सीमाएं होती हैं, उस सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो विशेषाधिकार हनन इसे कहा जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी कहते हैं। जब कोई सदन या फिर उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो सदन और उसके सदस्यों के काम में जानबूझकर अगर कोई बाधा डालता है या वो सदस्य जानबूझकर सदन की अवमानना करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं, जो सदन द्वारा दंडनीय भी है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 में इसका जिक्र भी है। तो क्या होती है सजा, ये समझिए। सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अगर ये आता है प्रस्ताव तो स्पीकर की अनुमति से ही ये प्रस्ताव आएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव।
दोषी पाए जाने पर सदन द्वारा फटकार लगाई जा सकती है। दोषी को चेतावनी या सत्र की अवधि तक गिरफ्तारी भी उसकी हो सकती है। इसका मकसद सदन और उसके सदस्यों की निष्पक्षता बनाए रखना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो, सदन की गरिमा जो है वो बनी रहे। तो ये एक ताकत होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी क्या अवधारणा है इस बात को लेकर, खासकर राहुल के बयान को लेकर और विशेषाधिकार हनन को लेकर। जहर बुझा झूठ बोलो, यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। सरकार कोई दबाव में काम नहीं करती है। मोदी जी आज तक किसी भी धरती में कोई भी व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करते हैं। वो देश के हित में काम करते हैं। बड़प्पन है सत्ता पक्ष का कि वो सारी बदतमीजियां सुन रहा है, वरना राहुल गांधी जी जिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो खुद अपनी कांग्रेस की रही कही कसर को भी जनता की नजर में मटियामेट कर। फ्रस्ट्रेशन है, भाजपा क्यों जीत रही है, मोदी जी क्यों नहीं हार पा रहे, मोदी जी क्यों विराट होते जा रहे हैं, ये उसका द्वेष, उसका दंश है, इनके अंदर कुंठा है, जेलसी है और उनको ना हरा पाना, भाजपा को ना हरा पाना। तो अब ये फिजिकल फाइट पर उतर आए और इसके इनको दंड मिलना चाहिए। तो सदन के आसन पर कोई भी बैठा हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, जगदंबिका पाल आसन पर बैठे हुए थे, उनके साथ एक छोटी नोकझोंक होती है, उसके बाद जगदंबिका पाल ने उन्हें नसीहत भी दी। आप अपना बजट पे ठीक ट्रैक पे थे, अब क्यों ट्रैक से जा रहे बाहर? यू वेर ऑन राइट ट्रैक, यू वेर एब्सोल्युटली ऑन राइट ट्रैक। व्हाई यू आर जस्ट स्पीकर सर, you are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है, ना ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have, sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. तो एक छोटी सी नसीहत, लेकिन पक्की जोरदार मार पड़ी उनको। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी जिन किताब को लेकर चल रहे हैं, नरवणे की अप्रकाशित किताब को, ये अब उनके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। चलिए इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सदन में स्पीकर के चैम्बर में घुसकर कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से व्यवहार किया, इस बात का जिक्र जो है वो किरण रिजिजू भी कर रहे हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बात बढ़ती चली गई। और सवाल इस बात को लेकर है कि अब राहुल का क्या होगा, क्योंकि राहुल के तमाम हथकंडे अब फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। नरवणे की किताब भी उनके गले की अब हड्डी साबित हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कथित किताब मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस के स्पेशल सेल ने किताब के पब्लिशर को अब नोटिस भेज दिया। किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस गया है। खबर है कि पुलिस ने किताब के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। पब्लिकेशन के नियम, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वायरल कंटेंट पर अब सवाल पूछे गए। जनरल नरवणे ने पेंगुइन को अपनी किताब पब्लिश करने की जिम्मेदारी दी थी। नरवणे की किताब फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी को सरकार की मंजूरी नहीं है और ऐसे में कथित किताब के कंटेंट मार्केट में आने से चौतरफा हंगामा मचा है, क्योंकि किताब के कंटेंट का मामला सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए राहुल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रडार पर है, क्योंकि राहुल गांधी ने कथित किताब को संसद में लहराया था। माना यह जा रहा है कि अगला नोटिस राहुल को ही भेजा जाएगा। राहुल गांधी ने इस किताब को लेकर जमकर बवाल काटा था, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने उन्हें सदन में बोलने से रोक दिया था और इसी के बाद कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में सपा
आरजेडी और डीएमके समेत कई पार्टियां शामिल हो गई। अब खबर यह है कि कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के साथ बदसलूकी की। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा 20 से 25 कांग्रेस सांसद उनके चैम्बर में घुस गए। स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज की गई और उस वक्त प्रियंका वाड्रा भी उसी चैम्बर में मौजूद थी। सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल भी उसी जगह मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें स्पीकर के खिलाफ उकसा रहे थे। जब यह सब कुछ हो रहा था तब वे भी स्पीकर के चैम्बर में मौजूद थे। किरण रिजिजू ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बाबा के कमाल की, उस बजट की जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो बजट का आकार है वो प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि 2027 को भी तय करने वाला है, क्योंकि बाबा का जो सिक्सर है वो लग चुका है और ये एक ट्रेडमार्क की तरह उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा सामने होगा। देखिए 10वां बजट पेश करने वाली सरकार, ये अपने आप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड है और हम आपको बताएं कि एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि इतना व्यापक जो एक बजट है जो पाकिस्तान के बजट आकार से भी कई गुना बड़ा है। तो योगी सरकार ने एक छक्का लगाया, एक बेंचमार्क सेट किया है और ऐसा करने वाले योगी जो हैं वो पहले मुख्यमंत्री हैं। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 12% तक ज्यादा है, जो 10 साल में 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। 2025-26 में 8.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। सरकार 25% बजट बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगी, 15% जो है बेसिक शिक्षा पर, 12% जो है कृषि पर, 8% हेल्थ पर खर्च होगा। तो इस तरीके से सरकार ने खाका तैयार किया और इस बजट में सरकार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देगी सरकार। अब तक सरकार 51,000 रुपए देती थी, यानी पिटारा खुल चुका है। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। तीसरा यह है कि राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, तो 3 यूनिवर्सिटी को भी शुरू किए जाने की बात हो रही है। चौथा यह कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी उन्हें दी जाएगी, जिस पर सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पांचवा यह कि छुट्टा गोवंश के रखरखाव पर 2,000 करोड़ रखे गए हैं, यानी कि कैसे पिटारा खोला गया। छठा पिटारा यह है कि मथुरा, वृंदावन, मेरठ, कानपुर के विकास पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सातवां यह कि मिडिल क्लास के लिए रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च होगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि इस बजट में इसे एक बड़ा आकार देती हैं। अब जरा योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए। इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए। और चलिए वक्त हो चला है आज के सूत्र का। तो स्वामी अवधेशानंद गिरी जी का क्या कथन है वो हम जानते हैं। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं कि आज के समय में तथ्यहीन और आधारहीन विचारों के लिए कोई जगह नहीं। अगर विचारों में सकारात्मकता और प्रामाणिकता है तो हमारा हर जगह स्वागत होता है। इसलिए हमें सार्थक और अर्थपूर्ण विचारों के साथ रहना चाहिए। याद रखिए, विचारों के मामले में कोई समझौता ना करें तो ज्यादा अच्छा हो। तो आज के लिए ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां रहें मस्त रहें, अपनों के साथ रहें और देश हित की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH